Hello students, a warm welcome to Obsession. Today we will discuss about current affair of February week 2. आज हम लोग बात करेंगे February week 2 के important current affairs पर. अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा और उसके साथ साथ जो जो इम्पॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाए उसे भी आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. February के week 2 का फर्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या आता है. देखो, द न्यूज़ इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी डिसाइड किया है कि वो बनाएंगे अ फेंस अलोंग द एंटायर 1643 किलोमीटर लॉन्ग इंडो म्यांमार बॉर्डर टू फैसिलिटेट द बेटर सर्विलांस. तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि हमारे देश की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है. क्या डिसीजन लिया है कि इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है, इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वहां पर बनाने वाले हैं 1643 किलोमीटर का फेंस. समझते हैं ना? ठीक है, मतलब उसकी वहां पर ये आप लोगों को फेंसिंग दिख रही होगी यहाँ पर, ऐसे ही उसके ऊपर बाड़ लगाने वाले हैं. ठीक है, तो ये पता चल गया. ये डिसीजन अभी हाल ही में जो लिया गया है वो हमारे देश की गवर्नमेंट ने लिया है. बस अब यहाँ पर मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उतना ही जानना है जितना एग्जाम ओरिएंटेड हो. ठीक है, अभी हमारे पास टाइम कम है और हमारे पास काम ज़्यादा है, जिस कारण से अगर मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देता चला गया तो आप लोगों की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रह जाएगी. टाइम बहुत ज़्यादा होता तो बहुत सारी बातें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आसपास की भी देना बनता था. जहाँ पर जितनी एडिशनल इंपॉर्टेंट है उतना ही आप लोगों को बताऊंगा. इंडिया और म्यांमार के बीच में अभी एक फेंसिंग 1643 किलोमीटर की बनाई जा रही है, जिसका डिसीजन अभी हाल ही में हमारे देश की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है. आउट ऑफ टोटल बॉर्डर लेंथ 10 किलोमीटर स्ट्रेच इन मोरेहे मणिपुर के अंदर जो है वो अभी तक बनाई जा चुकी है और भी आगे धीरे धीरे कर बनाई जा रही है 1643 किलोमीटर की फेंसिंग. ठीक है, तो फेंस लगाया जा रहा है, पता चल चुका है. अब बात चल रही है आप लोगों के लिए, वैसे एक नॉर्मली तरीके से क्वेश्चन है, आंसर नहीं बताऊंगा, सर्च करिएगा. इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर हमारे देश की कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहती है. कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो तैनात रहती है इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर. ठीक है, चलिएगा. तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया. जैसे आप सभी को पता हमारे देश में पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में, जैसे आईटीबीपी है, जैसे सीआरपीएफ है, जैसे सीआईएसएफ है, वैसे मेरा क्वेश्चन आपसे है इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहती है. ठीक है, आगे अगली क्लास में इसका आंसर मैं आप लोगों को दूंगा क्योंकि सारी की सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने वहां पर डाला हुआ है. ठीक है, चलो भाई, तो पहला न्यूज़ आप लोगों को क्लियर हो चुका है. आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की ओर, जहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी. नरेंद्र मोदी जी यूएई गए. ठीक है जी, नरेंद्र मोदी जी जब यूएई गए तो यूएई जाने पर कब गए? फरवरी 2024 में नरेंद्र मोदी जी यूएई गए, जहां पर उन्होंने इनोग्रेट किया द बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर का उद्घाटन आबू धाबी में किया है, जो पहला हिंदू टेंपल है गल्फ कंट्रीज में, गल्फ नेशन में पहला हिंदू टेंपल जिस टेंपल का नाम स्वामी नारायण संस्था मंदिर, पुरुषोत्तम स्वामी नारायण, अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने आबू धाबी में किया है, जो पहला हिंदू टेंपल गल्फ कंट्री में है. गल्फ कंट्री में पहला हिंदू टेंपल जिसका इनॉग्रेशन अभी यूएई में नरेंद्र मोदी जी ने किया है. नागरा स्टाइल में ये बनाया गया है, 700 करोड़ की कॉस्ट से बनाया गया है. यहाँ पर राजस्थान से पिंक स्टोन पहुंचा था, उस राजस्थान के पिंक स्टोन से इस मंदिर को बनाया गया है नागरा स्टाइल में. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए, रिसेंटली नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द फर्स्ट हिंदू टेंपल इन गल्फ कंट्री, in which of the following nation Narendra Modi ji inaugurated
that temple? Your answer is UAE. यूएई में कहां पर इनोग्रेट किया फर्स्ट हिंदू टेंपल ऑफ गल्फ कंट्री? यूएई के अंदर आबू धाबी में। किसने इनोग्रेट किया? नरेंद्र मोदी जी ने। मंदिर का नाम क्या है? अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर। अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर। क्लियर है? ठीक है, बात किसकी चल रही है? यूएई की बात चल रही है। तो तुम्हें यूएई के बारे में सब कुछ पता है? क्या क्या पता है यूएई के बारे में? सर एक तो ये हो गया, दूसरा हमें ये पता है कि WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी यूएई के अंदर। तीसरा हमें पता है डेजर्ट वाली जो भी एक्सरसाइज है, डेजर्ट जहां पर लगा है डेजर्ट मरुस्थल, डेजर्ट वाली जो भी एक्सरसाइज है यूएई के साथ होती हैं, चाहे वो डेजर्ट साइक्लोन हो जो अभी जनवरी में राजस्थान के अंदर हुई थी, चाहे वो डेजर्ट ईगल हो, ये भी किसके साथ होती है? यूएई के साथ। तो यूएई के बारे में हमारे पास कितने न्यूज हो गए? 4। पहला, यूएई के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने गल्फ नेशन का फर्स्ट हिंदू टेंपल जिसका नाम अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर है उसका इनॉग्रेशन किया है। उसके साथ साथ WTO की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई? यूएई में। यूएई के साथ इंडिया की 2 फेमस एक्सरसाइज होती हैं, डेजर्ट साइक्लोन और डेजर्ट ईगल। इनमें से लेटेस्ट कौन सी है? डेजर्ट साइक्लोन। क्लियर हो गई बात? तो यूएई के बारे में ये चारों के चारों न्यूज क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, चलो अगले न्यूज पर चलते हैं। और हमारा अगला न्यूज क्या आता है? बार बार रिवाइज करते चलो, इंपॉर्टेंट को मैं बहुत बार रिवाइज आप लोगों को कराता रहूंगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट न्यूज की बात करें। नेक्स्ट न्यूज आता है हमारा ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। आप लोगों ने कईयों ने नाम सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सुना? चलो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी सुनो कि हमारे देश का एक ऑर्गेनाइजेशन है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को ऑर्गेनाइज किया। वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट को ऑर्गेनाइज किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को ऑर्गेनाइज किया 7 to 9 फरवरी को न्यू दिल्ली के अंदर। तो पहला तो सिंपल क्वेश्चन बनता है कि इंडिया के अंदर वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई कहां पर? योर आंसर इज न्यू दिल्ली। ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इनॉग्रेटेड बाय जगदीप धनखड़, आवर वाइस प्रेसिडेंट। आवर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने इसको इनॉग्रेट किया। थीम क्या थी? लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस। लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ठीक है, दोबारा सुनो। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट दिल्ली में हुई, ऑर्गेनाइज किया द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने, इनॉग्रेट किया जगदीप धनखड़ ने। थीम क्या था? लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात चल रही है तो सुनो, इसको सुनने से पहले मैं सबसे पहले ये बता दूं, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एक इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में पड़ता है। कहाँ पर है? दिल्ली में पड़ता है। जिसके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर विभा धवन है। जिसके डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर विभा धवन। किसकी? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की। अब बात चल रही थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, तो ये बहुत ध्यान से समझना है। आप लोगों ने वर्ल्ड लेवल पर सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना है जिसमें सबसे ज्यादा देश मेंबर हैं? यूनाइटेड नेशन। सभी ने सुना होगा यूनाइटेड नेशन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में पड़ता है, वही यूनाइटेड नेशन की बात चल रही है। यूनाइटेड नेशन ने कुछ गोल डिसाइड किया। ये कहा कि हमारे वर्ल्ड लेवल पर जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, इन्हें इन गोल्स को मानना जरूरी है।
ये बात उठी 2015 में और ये कहा कि 2015 से लेकर आपके पास 2030 तक का टाइम है, 2030 तक का टाइम है, आपको जो गोल है उन गोल को अचीव करना है। 2015 में गोल डिसाइड हुए थे, 2030 तक का टारगेट है। टोटल 17 गोल्स हैं, उन गोल्स को बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कौन से गोल्स है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल कितने हैं? योर आंसर इज 17। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब डिसाइड हुए थे? 2015 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने का टारगेट क्या है? 2030 का टारगेट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में फर्स्ट गोल क्या कहलाता है? नो पॉवर्टी, सेकंड जीरो हंगर, थर्ड गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ जो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। एग्जाम में कम से कम आप लोग इन 6 का सीक्वेंस याद करके जाएंगे, पूछने की पॉसिबिलिटी है। वैसे तो सारे 17 के 17 इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मिनिमम टू मिनिमम 6 पता होने चाहिए। 4 कौन सा है? क्वालिटी एजुकेशन। 5 कौन सा है? जेंडर इक्वालिटी। 6 कौन सा है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 3 कौन सा है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाएंगे हमारे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स किसने डिसाइड किए? पता चल गया। कब डिसाइड हुए? पता चल गया। कब तक का टारगेट है? पता चल गया। टोटल कितने हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, 17। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको SDG भी बोलते हैं। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो ये पता चल गया आप लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको पता है, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटारेस हैं। 1945 में बना था। यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो पड़ता है न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, US में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। क्लियर है? हाँ भाई, दोबारा सुन लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पता चल गया। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, समिट को ऑर्गेनाइज किया, द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, वो जो दिल्ली में हुई। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट दिल्ली में हुई। ठीक है, चलो, तो ये न्यूज़ भी हो गया। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ आता है मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट। मिस वर्ल्ड ब्यूटी इंडिया ने होस्ट किया। इंडिया रिसेंटली होस्टेड 71st एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड ब्यूटी। तो याद रखिएगा, इंडिया ने होस्ट किया मिस वर्ल्ड ब्यूटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन सकता है। इंडिया ने क्या होस्ट किया? मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट इंडिया ने होस्ट किया। 71st एडिशन था। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। जिसको जीता किसने है? जिसमें मिस वर्ल्ड 2024 बनी है, ये बनी है चेक रिपब्लिक की, जिनका नाम क्रिस्टीना है। क्या नाम है? क्रिस्टीना। मिस वर्ल्ड का खिताब, मिस वर्ल्ड 2024 पेजेंट का खिताब किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा, उनका नाम क्या है? क्रिस्टीना। याद रखिएगा, क्रिस्टीना क्रिस्टीना क्रिस्टीना। क्या बनी है? मिस वर्ल्ड 2024। मिस वर्ल्ड 2024 चेक रिपब्लिक देश की क्रिस्टीना बनी है। और ये मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट का जो कंपटीशन है वो इस बार कहाँ पर हुआ था? हमारे इंडिया में, नई दिल्ली में हुआ था। इससे पहले 1996 में इंडिया में हुआ था। मतलब देखो, 28 सालों के बाद ये इंडिया में फिर कंपटीशन हुआ, लेकिन इसमें चेक रिपब्लिक की लड़की क्रिस्टीना को मिस वर्ल्ड का खिताब मिला है। तो इस बार का मिस वर्ल्ड कंपटीशन कहाँ पर हुआ? इंडिया में। जीता कौन? क्रिस्टीना। कौन से देश की है ये पता चल गया? चेक रिपब्लिक की। हमारे देश में इस बार का जो मिस वर्ल्ड ब्यूटी कंपटीशन हुआ उसका कौन सा एडिशन था? 71st। ठीक है, 71st एडिशन था। 120 देशों के कॉन्टेस्टेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर, जिसमें चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना ने मिस वर्ल्ड जीता है। ओके, पता चल गया। तो ये ब्यूटी कंपटीशन में थोड़े दिन पहले एक और नहीं पढ़ाया था? याद होगा अगर आप लोगों को, तो मिस अमेरिका पढ़ाया था। मिस अमेरिका USA की जो एयरफोर्स ऑफिसर जिसका नाम मेडिसन था,
क्या नाम था? मेडिसन, आपको याद रहना चाहिए, मेडिसन मार्श। मेडिसन मार्श को मिस यूएसए या मिस अमेरिका का खिताब मिला था, और मिस वर्ल्ड का किसको मिला है? क्रिस्टीना को मिला है। दोनों ब्यूटी कंपटीशन जनवरी फरवरी के इकट्ठे मैंने बता दिए। मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना और मिस यूएसए मेडिसन मार्श को मिला था। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, एक एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आराम आराम से आप लोगों को बता रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ क्या आता है? देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट सेट किया कि वो 25,000 जन औषधि केंद्र खोलेंगे 31 मार्च 2026 तक। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना सा याद रख लेना। जन औषधि केंद्र सुने होंगे आप लोगों के एरियाज़ में भी, हमारे देश के डिफरेंट एरियाज़ में ये जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। अभी तक 10,624 खोले गए, जहाँ पर सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं। ठीक है, सस्ती मेडिसिन वहाँ पर अवेलेबल होती हैं जन औषधि केंद्र। तो कह रहे हैं कि जन औषधि केंद्र 25,000 खोले जाएंगे इंडिया के अंदर, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की सस्ती दवाइयाँ लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। 2026 तक का टारगेट है 25,000 जन औषधि केंद्र इंडिया में खोले जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रख लेना 25,000 2026 तक क्या? जन औषधि केंद्र। ओके, नेक्स्ट न्यूज़, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की बात चल रही है। उत्तराखंड ने अभी हाल ही में एक बिल पास किया, 7 फरवरी को उत्तराखंड ने बिल पास किया, जो इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना आफ्टर इंडिपेंडेंस यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाला। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक कहाँ पर है? गोवा में, जहाँ पर सभी के लिए सेम प्रोविजंस है, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति का हो, वो कहते हैं सभी के लिए सेम प्रोविजन है। अब यहाँ पर इंडिया का मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस तो पहला ही स्टेट बना ना, और ये जो गोवा है, गोवा ने तो पहले से ही पुर्तगालियों के समय से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपना रखा है। जब पुर्तगालियों से ये आज़ाद हुआ था गोवा 1961 में, तब भी उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने ही वैसा का वैसा रहने दिया। ठीक है, लेकिन अब आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया का पहला स्टेट बना उत्तराखंड, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए। बहुत बड़ी बात था यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? सभी के लिए सेम प्रोविजन, कोई भी धर्म कोई भी जाति जो है वो अपने बिहाफ पर इनको नहीं तोड़ सकती है। ठीक है, ये बिल अभी हाल ही में राष्ट्रपति के पास गया हुआ है, पास नहीं हुआ है। यहाँ पर अभी उत्तराखंड ने अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको पास करके आगे प्रेसिडेंट के पास भेज दिया है, उसके ऊपर डिस्कशन होगी और ये बिल पास होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाए, आफ्टर इंडिपेंडेंस यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन सा है? आपका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड होगा। जिसमें जो अभी रूल्स एंड पॉलिसीज आई हैं, मैरिज से रिलेटेड आई हैं, डिवोर्स से रिलेटेड आई हैं, सक्सेशन से रिलेटेड आई हैं, लिव इन रिलेशन से रिलेटेड आई हैं, और ये सारे मैटर्स पर सभी के लिए सेम लॉ होंगे, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। लेकिन उन्होंने कहा कि इससे बस शेड्यूल्ड ट्राइब को थोड़ा बाहर रखा गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब को इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में इंक्लूड ना करके बाकी कोई भी धर्म कोई भी जाति हो, सारों को सेम यही कोड मानना पड़ेगा। ये नहीं कि अपने धर्म के बिहाफ पर वो ये कह सकते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हमारे धर्म में ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं करेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही यही है कि सभी के लिए सेम लॉ होगा। ठीक है, धर्म जाति से रिलेटेड सभी के लिए सेम लॉ बनाया जाएगा। ऐसा करने वाला आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया का पहला स्टेट उत्तराखंड बना है। और इससे पहले कौन से स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड है? आपका आंसर गोवा। गोवा में बिफोर इंडिपेंडेंस से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है। पहली बार आफ्टर इंडिपेंडेंस यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाला स्टेट कौन सा बना? उत्तराखंड बना है। बात किसकी चल रही है? आप कहोगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के बारे में एक और न्यूज़ था, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है उत्तराखंड की, जिनका नाम राधा रातूरी है। राधा रातूरी, राधा रातूरी, राधा रातूरी पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है। कहाँ की? उत्तराखंड की। तो ये दोनों के दोनों न्यूज़ उत्तराखंड के हैं। दोबारा सुनिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाला आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला स्टेट उत्तराखंड है। फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड कौन बनी है? राधा रातूरी बनी है। ठीक है, चलो तो ये पता चल गया। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ क्या आता है? देखिएगा भाई बहुत ही ध्यान से। नेक्स्ट न्यूज़ आता है द फाउंडेशन स्टोन ऑफ
इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम इंडिया का पहला है। तो सभी को पता है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। एपिग्राफी क्या होती है आप लोगों को पता होगा, जो पत्थर पर कुछ कुछ लिखा होता है ना, पत्थर पर लिखने की कला, एपिग्राफी, ताकि वो बहुत सालों 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 तक वो वहीं पर ही जमा रहे। ठीक है, तो एपिग्राफी वाला इंडिया का पहला पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम कहाँ पर बना? आपका आंसर होगा हैदराबाद तेलंगाना में, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा पुरानी ये कलाकृतियाँ पड़ी हैं, इंस्क्रिप्शंस पड़ी हैं, जो अलग अलग लैंग्वेजेस और अलग अलग पीरियड्स की हैं। ठीक है, तो अगर आ जाए इंडिया का पहला पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी, इंडिया का पहला पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम फॉर एपिग्राफी कहाँ पर बनाया गया? हैदराबाद तेलंगाना में, जिसका इनॉग्रेशन हमारे कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी ने किया। इंडिया के कल्चर मिनिस्टर कौन है? जी किशन रेड्डी जी। जी किशन रेड्डी जी ने इस म्यूजियम का इनॉग्रेशन किया हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। कहाँ पर? हैदराबाद तेलंगाना। हैदराबाद वही है ना जिसको सिटी ऑफ निज़ाम बोला जाता है। हैदराबाद वही है ना जिसको हाईटेक सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है ना। चलो, वो तो सभी को पता ही है। अब बात क्या चल रही है? इंडिया का पहला वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बताता हूँ, इंडिया का पहला नेशनल म्यूजियम फॉर एपिग्राफी कहाँ पर बना है? हैदराबाद में। बात किसकी चल रही है? हैदराबाद तेलंगाना की। इससे रिलेटेड पुराने क्या पढ़ा रखे हैं सर? एक तो ये पढ़ा रखा है तेलंगाना में बोनालू फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये पढ़ा रखा है बायो एशिया समिट कहाँ पर हुई थी? हैदराबाद में हुई थी। एक ये पढ़ा रखा है विंग्स इंडिया नाम का जो एरोप्लेन्स वाली सम्मेलन होता है, एविएशन इंडस्ट्री का विंग्स इंडिया 2024, ये भी कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद के बेगमपट एयरपोर्ट पर। और अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तेलंगाना की गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाया और ये बना रहे हैं दोनों मिलकर 19th सेंटर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 19th सेंटर बनाया जा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 19th सेंटर बनाया जा रहा है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नेटवर्क हैदराबाद में इसे बनाया जा रहा है। चलिएगा, तो ये सारे पॉइंट हैदराबाद के हैं, तेलंगाना के हैं। बात करते हैं दोबारा इन सारे पॉइंट्स की ओर। इंडिया का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी, इंडिया का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम फॉर एपिग्राफी कहाँ पर बनाया गया? तेलंगाना में। इनॉग्रेशन किसने किया है? हमारे कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी ने। तेलंगाना में बोनालू फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो एशिया समिट तेलंगाना के हैदराबाद में हुई थी, उसके साथ विंग्स इंडिया 2024 बेगमपट एयरपोर्ट हैदराबाद में हुआ था। उसके साथ हैदराबाद तेलंगाना की सरकार के साथ मिलकर अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 19th सेंटर फॉर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नेटवर्क यहाँ पर लगा रहे हैं। कहाँ पर? हैदराबाद में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हैदराबाद के बारे में। जब भी हैदराबाद तेलंगाना की बात आएगी बार बार मैं आप लोगों को रिवाइज कराता चलूँगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ क्या आता है, ध्यान से देखिएगा। द नेक्स्ट न्यूज़ इज बिहार से रिलेटेड है। बिहार के पटना में बनाया गया इंडिया का पहला सबसे बड़ा बापू टावर। महात्मा गांधी जी को समर्पित बापू टावर, महात्मा गांधी जी को समर्पित बापू टावर बनाया गया। कहाँ पर? गारधानी बाग पटना डिस्ट्रिक्ट में। गर्धानी बाग पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया गया। 120 फीट ऊंचा ये टावर है, जिसमें 6 स्टोरी ये टावर है। महात्मा गांधी जी को समर्पित ये टावर बनाया गया। 2018 में बनना शुरू हुआ था, अभी जाकर कंप्लीट हुआ है। 129 करोड़ की लागत से, 129 करोड़ की लागत से ये बापू टावर बनाया गया है बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट के अंदर। गर्धानी बाग में इसे बनाया गया है। तो क्वेश्चन आ जाए,
इंडिया का पहला सबसे बड़ा बापू टावर। कौन सा टावर? बापू टावर। इंडिया का पहला सबसे बड़ा बापू टावर कहाँ पर बनाया गया है? योर आंसर इज इंडिया का पहला सबसे बड़ा बापू टावर जो बनाया गया है वो बनाया गया है कौन से प्लेस पर? यहाँ पर बिहार के पटना के गर्धानी बाग में बनाया गया है। क्लियर है? बात किसकी चल रही है? बिहार की। तो तुम्हें पता है कि मैं बिहार को जो भी बिहार से रिलेटेड न्यूज़ चल रहे थे वो मैं रिवाइज कराऊंगा। कौन सा चल रहा था? एक तो ये चल रहा था, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। बिहार की सरकार ने ना, जो बिहार के अंदर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने आईआईटी पटना के साथ हाथ मिलाया। आईआईटी पटना के साथ हाथ मिलाकर इन्होंने एक पेंडेंट बनाया। पेंडेंट समझते हैं ना? लॉकेट। लॉकेट बनाया और ये लॉकेट का नाम रखा नीतीश। क्या नाम रखा? नीतीश। नीतीश की फुल फॉर्म नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स, ये इसका नाम रखा नीतीश का। ठीक है, ये करेगा क्या? ये डिवाइस जो गले में डालने के लिए बनाया है, ये आपको दिख रहा होगा। ये कहते हैं कि ये ना पहले से इंफॉर्मेशन दे देगा, पहले से इंफॉर्मेशन दे देगा आने वाले टाइम में लाइटिंग की, कोई भी बादल की, किसी भी टाइप से जो भी बिजली कड़कती है उसकी, उसके साथ साथ फ्लड की, उसके साथ साथ हीट वेव्स की, उसके साथ साथ कोल्ड वेव्स की। तो यह जो आने वाले टाइम में शीत लहरें, गर्म लहरें, कोई भी फ्लड बाढ़ आने वाली है, कोई भी लाइटनिंग होने वाली है, तो उसकी टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन पहले से ही प्रोवाइड कर देगा। किसानों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। कौन सी डिवाइस से? नीतीश नाम के डिवाइस से। इसमें ग्रीन लाइट जलती चली जाएगी। चार्ज पता है कैसे होगा? ये हमारे शरीर की हीट से चार्ज हो जाएगा। हम जैसे डाल के रखेंगे ना, शरीर की हीट से ये चार्ज हो जाएगा। शरीर की हीट से चार्ज होने के बाद जब तक इसके स्विच ऑफ नहीं किया जाएगा तब तक ये चलता चला जाएगा। गले में डालकर इसको रख सकते हैं। ये पहले से ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि अब हीट वेव्स आने वाली हैं, कोल्ड वेव्स आने वाली है, फ्लड आने वाली है, अब लाइटनिंग होने वाली है, तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। क्या चीज़? नीतीश। नीतीश। नीतीश क्या है? बिहार की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आईआईटी पटना के साथ मिलकर एक डिवाइस बनाया जिस डिवाइस का नाम नीतीश है। नीतीश की फुल फॉर्म नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स है। क्लियर है? वाटर प्रूफ डिवाइस होगा। कोई सोचे कि अगर नहाएंगे तो गीला हो जाएगा, नहीं, वाटर प्रूफ डिवाइस होगा। ठीक है, इसमें ग्रीन लाइट जलती चली जाएगी और जैसे ही कोई भी अलर्ट होगा इन चारों चीज़ों का, लाइटनिंग का, फ्लड का, हीट वेव्स या कोल्ड वेव्स का, तो ये ग्रीन से रेड होना शुरू हो जाएगा और स्पीकर से बोलना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये लाइट सी है और यहाँ पर ये स्पीकर सा लगा हुआ है। ठीक है, समझ गए? तो बिहार से रिलेटेड एक बिहार की सरकार ने आईआईटी पटना के साथ मिलकर क्या बनाया? नीतीश नाम का एक डिवाइस बनाया। दूसरा, बिहार के अंदर इंडिया का पहला बापू टावर बनाया गया, ये भी पता चल चुका है। क्लियर है? दोनों न्यूज़ बिहार के बारे में क्लियर हो चुके हैं। ओके जी, देखो एक एक पॉइंट मैं आराम आराम से बता रहा हूँ और वही चीज़ें बता रहा हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड हो सकती है। ठीक है, चले फिर चलिएगा नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ क्या आता है? देखो, नेक्स्ट न्यूज़ आता है किसके बारे में? यूपी आ गया। इंडिया का पहला कंजर्वेशन सेंटर फॉर गंगा तिरी काऊ। गंगा के किनारे एक नई प्रजाति गाय की जो डेवलप हुई थी, उसका नाम रखा गया गंगा तिरी काऊ। गंगा तिरी काऊ, जो गंगा तिरी काऊ है, उसका पहला कंजर्वेशन सेंटर यूपी के वाराणसी में लगाया गया है। यूपी के वाराणसी में लगा गंगा तिरी काऊ का पहला कंजर्वेशन सेंटर। बस ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। गंगा तिरी काऊ का पहला कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पर लगाया गया? आपका आंसर क्या होगा? वाराणसी में इसे लगाया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ यूपी की बात चल रही है तो यूपी के चीफ मिनिस्टर ने अभी हाल ही में अनाउंस किया कि यूपी बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 21 एयरपोर्ट। 21 एयरपोर्ट किसी स्टेट में नहीं है जितने कहाँ पर है? यूपी में। 2014 में वो कह रहे 6 थे और ये बढ़कर कितने हो रहे हैं? 21 एयरपोर्ट हो रहे हैं।
तो बात ये चल रही है कि 21 एयरपोर्ट वाला इंडिया का पहला स्टेट, जिसमें सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट है, 21 एयरपोर्ट वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन सा बन रहा है? यूपी बनाया जा रहा है। यूपी ने 25 नवंबर को नो नॉन वेज डे डिक्लेयर किया था। यूपी के अंदर इंडिया का पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल, इंडिया का पहला ऑल गर्ल सैनिक स्कूल जिसका नाम संविद गुरुकुलम गर्ल सैनिक स्कूल रखा गया, यूपी के वृंदावन में खोला जा रहा है। यूपी के अंदर इंडस फूड नाम का शो हुआ जो ग्रेटर नोएडा में हुआ। यूपी के अंदर अमेरिका की कंपनी जिसका नाम बोइंग है, बोइंग अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर लगा रही है यूपी के खुजरा में। तो ये सारे पॉइंट यूपी के बारे में है। ये पुराना है, ये भी पुराना है, ये भी पुराना है, ये भी पुराना है। 4 पुराने 2 नए, टोटल 6 पॉइंट यूपी के बारे में हुए। पहला, गंगा तिरी काओ के कंजर्वेशन के लिए पहला कंजर्वेशन सेंटर यूपी के वाराणसी में लगाया जा रहा है। दूसरा, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन सा बना है? यूपी। उसके साथ साथ नो नॉनवेज डे 25 नवंबर को डिक्लेयर किया यूपी ने। पहला ऑल गर्ल सैनिक स्कूल मथुरा वृंदावन में लगाया गया। इंडस फूड 2024 नाम का शो यूपी के नोएडा में हुआ। बोइंग नाम की यूएसए की एरोस्पेस कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, बोइंग नाम की एरोस्पेस कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो लगा रही है वो यूपी के खुजरा में लगा रही है। ये सारे पॉइंट्स जो थे वो यूपी से रिलेट कर रहे थे, जो आप लोगों को पता चला है। क्लियर है? एक एक पॉइंट को बहुत ही आराम से आप लोगों को समझा रहा हूँ। कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो आप लोग जो है वो अगली क्लास में या किसी शुभम सर के थ्रू पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिएगा, तो आगे बात कर लेते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज की। और अगला न्यूज बहुत ही छोटा सा सिंपल सा न्यूज है, आप लोगों को एक ही लाइन में बताऊंगा। वो है अभी हाल ही में पापन शाम बीच, PAPAN, पापाना शाम बीच जो पड़ती है वर्काला में, पापना शाम बीच जो वर्काला में पड़ती है, तिरुवनंतपुरम केरला में है ये बीच। ठीक है, पापना, PAPANA, पापना शाम बीच। बीच का नाम क्या है? पापना शाम बीच। ये 100 बेस्ट बीच में शामिल हुई है पूरे वर्ल्ड की जो वर्ल्ड मोस्ट इनक्रेडिबल बीच गाइड बुक है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो 100 की लिस्ट निकाली जाती है गाइड बुक में, उसमें शामिल हुई है हमारे इंडिया की एक बीच जिसका नाम क्या है? पापना शाम बीच। क्या नाम है? पापना शाम बीच। कहाँ पर पड़ती है? केरला में। बस, पापना शाम बीच केरला में है। वर्ल्ड के टॉप 100 में शामिल होने वाली इंडिया की एक बीच बनी है। बस, पापना शाम बीच। बीच का नाम क्या है? पापना शाम बीच। बस, आगे बात करते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ADB। सुना है किसी ने? ADB, AIIB, वर्ल्ड बैंक, IMF, सुन रखे होंगे सारे। ठीक है, ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? फिलीपींस के अंदर। जिसके डायरेक्टर जनरल कौन है? मातासुगु असाकवा। याद रखिएगा, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? मातासुगु असाकवा। किसके? ADB के, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक बना कब था? 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक बना था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? फिलीपींस के अंदर, मनीला में पड़ता है। 68 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। किसके? एशियन डेवलपमेंट बैंक के। ठीक है, और इसके डायरेक्टर जनरल प्रेसिडेंट बता दिए MA मतलब मातासुगु असाकवा है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात चल रही है ADB के बारे में। ADB ने अपॉइंट किया, क्या अपॉइंट किया? ADB ने अपॉइंट किया कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया, इंडिया के लिए कंट्री डायरेक्टर अपॉइंट किया है मियोओका को। बस, इंडिया के लिए कंट्री डायरेक्टर ADB में कौन बनी है? ADB में कंट्री डायरेक्टर कौन बनी है इंडिया के लिए? तो कंट्री डायरेक्टर इंडिया के लिए कौन बनी है? उनका नाम क्या है? मियोओका, जिन्होंने रिप्लेस किया ताकियो को, ताकियो कोनिशी।
ताकियो कोनिशी को रिप्लेस करते हुए मियो ओका, ताकियो कोनिशी को रिप्लेस करते हुए मियो ओका बनी है अभी हाल ही में एडीबी की कंट्री डायरेक्टर। ठीक है, इंडिया के लिए कंट्री डायरेक्टर। वैसे एडीबी के डायरेक्टर जनरल तो एमए है, मातासुगु असाकावा, पूरे वर्ल्ड लेवल पर। इंडिया लेवल पर जो कंट्री डायरेक्टर अपॉइंट हुई है उनका नाम क्या है? मियो ओका। क्या नाम है? मियो ओका। ओके, चलो भाई, ओका से पता चल गया मियो ओका एडीबी में इंडिया की कंट्री डायरेक्टर। आगे बात चलते हैं, इसमें इन्होंने रिप्लेस किसको किया था वो भी याद रखना है, ताकियो कोनिशी को। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं, आरबीआई। अच्छा, आरबीआई के बारे में आप सभी को पता है, हमारे देश में एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। बता दूं, इंडिया में पॉलिसीज, there are two types of basic and important policies in India. First is monetary policy and the second is fiscal policy. पहली कौन सी है? मॉनेटरी पॉलिसी, और दूसरी कौन सी है? फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज दैट पॉलिसी विच इज फॉर्मुलेटेड बाय आरबीआई फॉर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया। इंडिया में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी आरबीआई बनाता है उस पॉलिसी को क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सारी आती है। पता है ना इसके बारे में? अलग से चैप्टर बना के दे रखा है, आप लोगों के पास होगा, शुभम सर से पूछ लीजिएगा मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर। मॉनेटरी पॉलिसी इज दैट पॉलिसी विच इज फॉर्मुलेटेड बाय आरबीआई फॉर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। इंडिया में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी आरबीआई बनाता है उसे मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है। इसके अलग अलग टूल्स है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। और ये जो पॉलिसी है, मुझे ये बताओ, आरबीआई जब बना लेगा, एक बार बनाने के बाद भूल जाएगा या बार बार रिवाइज करेगा? इन्फ्लेशन जो डे टू डे की सिचुएशन है, तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़े थोड़े टाइम के बाद रिवाइज करता रहता है। अब आप पूछोगे सर कितने टाइम के बाद रिवाइज करता है? ये करता है बाय मंथली रिवाइज करता है। कैसे? बाय मंथली। बाय मंथली का मतलब समझिए ना, एवरी आफ्टर 2 मंथ, मीन्स विद इन अ ईयर 6 टाइम्स। 6 टाइम विद इन अ ईयर आरबीआई रिवाइज दैट मॉनेटरी पॉलिसी। तो 2-2 महीने के बाद न्यूज़पेपर में आता है आरबीआई ने रेपो रेट को सेम रखा, आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया। हर 2-2 महीने के बाद न्यूज़पेपर में यह चलता रहता है। ठीक है, ऐसे ही फिस्कल पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेट करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेट करती है। वी कैन से दैट पॉलिसी इज टोटली एसोसिएटेड विद द बजट। किससे रिलेट करती है? बजट से। ओके, पता चल गया। मॉनेटरी पॉलिसी एसोसिएटेड विद द आरबीआई, फिस्कल पॉलिसी एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? फॉर कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। एंड फिस्कल पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? फॉर मैनेजिंग द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टोटली बजट इज एसोसिएटेड विद द फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कितने कितने टाइम के बाद रिवाइज होती है? बाय मंथली। और फिस्कल पॉलिसी, बजट तो पता ही है हर साल बनता है, तो एनुअली होती है। फिस्कल पॉलिसी एनुअली होती है, मॉनेटरी पॉलिसी बाय मंथली होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी अभी हाल ही में आरबीआई इसका 6th बाय मंथली रिव्यू लेकर आया। 6th तो लाएगा, फाइनेंशियल ईयर का लास्ट फरवरी में, फरवरी मार्च 2 महीने का। ठीक है, लास्ट बाय मंथली रिव्यू लेकर आए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ों को सेम रखा। उन्होंने कहा रेपो रेट 6.5 वैसे रहेगी, रिवर्स रेपो रेट 3.35 रहेगी। रेपो की फुल फॉर्म पता है किसी को? रेपो की फुल फॉर्म होती है री परचेज ऑप्शन रेट। री परचेज ऑप्शन रेट। ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ 6.75, एसडीएफ 6.25, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये आप लोगों को याद करनी होंगी। लेटेस्ट वाली की रेपो रेट कितनी चल रही है, रिवर्स रेपो रेट कितनी चल रही है, सीआरआर कितनी चल रही है, एसएलआर कितनी चल रही है। ठीक है, ये आप लोगों को लेटेस्ट वाली याद करनी होंगी। जैसे फरवरी में आई, फरवरी के बाद मार्च छोड़ के अप्रैल के अंदर फिर आएंगे, अप्रैल वाली हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अप्रैल और मई के भी फर्स्ट वीक तक के करंट अफेयर हमें पढ़ने हैं। चलिएगा आगे बात करते हैं अगले न्यूज़ पर।
अगला न्यूज आता है, अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? एक पर्सन जिसने आइसबर्ग पर सोते हुए पोलर बियर की बहुत ही सुंदर सी फोटो खींची। ये आपको दिख रहा होगा, आइसबर्ग है, आइसबर्ग पर सो रहा है ये पोलर बियर। ये पोलर बियर सो रहा है आइसबर्ग पर, इसके ऊपर बहुत ही शांति से ये सो रहा है, इसकी फोटो खींची, ठीक है, मतलब आइस बेड इसने बनाकर अपना आराम से ये सो रहा है पोलर बियर, इसकी फोटो खींची जो है, जिस कारण से ये फोटो को अभी हाल ही में फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। ये फोटो खींची किसने? महान ब्रिटिश फोटोग्राफर जिनका नाम नीमा सारिखानी है। नीमा सारखानी ने ये फोटो खींची है। नीमा सारखानी की ये फोटो जो है वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया है। नीमा सारखानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया है। याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कौन बनी है? नीमा। इसने किसकी फोटो खींची है? पोलर बियर आइसबर्ग पर सोते हुए। ठीक है, चलो अगला न्यूज क्या आता है हमारा? अगला न्यूज आता है हमारा अभी हाल ही में नेल्सन मंडेला अवार्ड। देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बेंगलुरु ने अभी हाल ही में जीता है नेल्सन मंडेला अवार्ड। नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया किसने? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्थ प्रमोशन। मतलब ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है, इसने बहुत अच्छा काम किया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस है कहाँ पर? बेंगलुरु में। इसको कौन सा अवार्ड मिला? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला अवार्ड देता कौन है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने लोगों की मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग के ऊपर बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारा काम किया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस ने, जिस कारण से इन्हें नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया। नेल्सन मंडेला तो पता है कौन थे? साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जिन्होंने रंग भेद, कलर डिस्क्रिमिनेशन का बहुत बड़ा विरोध किया था। बहुत ही माने ताने पर्सनैलिटी नेल्सन मंडेला। ठीक है, भारत की सरकार ने भारत रत्न भी दिया था उन्हें। ठीक है, तो समझ गए कि हमारे वर्ल्ड लेवल पर नेल्सन मंडेला बहुत ही माने ताने पर्सनैलिटी थे। इनके नाम से 2019 में WHO ने अवार्ड स्टार्ट किया था, नेल्सन मंडेला हेल्थ अवार्ड। कौन सा अवार्ड? नेल्सन मंडेला हेल्थ अवार्ड 2019 में स्टार्ट किया था, और अभी 2024 में यह अवार्ड किसे मिला है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस को यह अवार्ड दिया गया है। क्लियर है? अगले न्यूज़ की ओर चलें। ये वन लाइनर था, आप लोगों को पता चल गया। अगले न्यूज़ की ओर चलते हैं। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, सभी को पता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं रंजीत कुमार अग्रवाल। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? रंजीत कुमार अग्रवाल। रंजीत कुमार अग्रवाल, ठीक है, रंजीत कुमार। ICAI डे पता है ना? ICAI वाले CA डे मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। सर 1 जुलाई को तो GST डे भी होता है। बिल्कुल सही, 1 जुलाई को GST डे भी होता है। ठीक है, 1 जुलाई को डॉक्टर डे भी होता है, याद रखिएगा। 1 जुलाई को डॉक्टर डे भी होता है। ये तीनों डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई को होते हैं CA डे, GST डे, डॉक्टर डे। डॉक्टर डे क्यों होता है? क्योंकि डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की बर्थ एनिवर्सरी होती है। GST डे क्योंकि इस दिन इंडिया में GST इंप्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई को। CA डे क्योंकि इस दिन ICAI की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, CA डे, GST डे, डॉक्टर डे, ईयर अलग अलग है लेकिन 1 जुलाई कॉमन है। तो ये तीनों के तीनों डेज 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। CA डे, GST डे और डॉक्टर डे। और ICAI के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? प्रेसिडेंट कौन बने हैं? रंजीत कुमार अग्रवाल। ओके, आगे बात करते हैं। फिनलैंड के नए प्रेसिडेंट बने। फिनलैंड के नए प्रेसिडेंट कौन बने? अलेक्जेंडर स्टूब। अलेक्जेंडर स्टूब, नेशनल कोएलिशन पार्टी के अलेक्जेंडर स्टूब बने फिनलैंड के नए प्रेसिडेंट। ठीक है, फिनलैंड के नए प्रेसिडेंट कौन बने? अलेक्जेंडर
स्कूप, जिन्होंने हराया किसको, पीका को हराकर अलेक्जेंडर बने फिनलैंड के नए प्रेसिडेंट। और किसी देश के बने हैं, बिल्कुल बने हैं एल सल्वाडोर के। एल सल्वाडोर नाम का एक देश है जिसकी कैपिटल क्या है, नाम तो कईयों ने पहली बार सुना होगा इस देश का नाम, एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर जिसकी कैपिटल सैन सल्वाडोर है। यहाँ पर यूएस डॉलर चलता है, बिटकॉइन को भी इन्होंने लीगल बना दिया था एल सल्वाडोर ने। तो जहाँ पर यूएस डॉलर चलता है एल सल्वाडोर, जिसकी कैपिटल सैन सल्वाडोर है, और उसी देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं नायिब बुकीली। नायिब बुकीली, ये आप लोगों को दिख रहे हैं, बहुत ही यंग से पर्सनैलिटी हैं। नायिब बुकीली अभी हाल ही में बने हैं एल सल्वाडोर के नए प्रेसिडेंट। ठीक है, एल सल्वाडोर पता चल चुका है। एल सल्वाडोर ये एक कंट्री है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। कैसी कंट्री है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, जिसकी कैपिटल सैन सल्वाडोर है, जिसने बिटकॉइन को अप्रूव कर दिया था, और यूएस डॉलर भी यहाँ पर चलते हैं। ओके, आगे अगले न्यूज़ पर चलते हैं। पीटी उषा को अभी हाल ही में एक अवार्ड मिला है, जिस अवार्ड का नाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। बहुत सारे 103 इंटरनेशनल मेडल जीते पीटी उषा ने अपने करियर में, जिस कारण से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया से पीटी उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया से किसको मिला है, पीटी उषा को मिला है। उसके साथ साथ इंडिया और बांग्लादेश के अभी हाल ही में जॉइंट विनर डिक्लेयर हुए। इंडिया और बांग्लादेश साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप हुई। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की अभी हाल ही में अंडर 19 वुमेन चैंपियनशिप हुई, जिसमें एक दोनों ने गोल किया, टाई हो गया मैच। दोनों के दोनों अभी हाल ही में विनर बने हैं। कौन कौन, इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश। ये मैच हुआ कहाँ पर था, बांग्लादेश के ढाका के अंदर हुआ था, मुस्तफ़ा स्टेडियम में, मुस्तफ़ा कमल स्टेडियम है, वहाँ पर ये मैच हुआ था। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी, बांग्लादेश में। ठीक है, जीती किसने, इंडिया और बांग्लादेश दोनों ने जीता है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की मैं बात कर लेता हूँ, इसका हेडक्वार्टर भी ढाका बांग्लादेश में है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी ढाका बांग्लादेश में ही है। आगे, नीरज चोपड़ा जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यूरोप का जो सबसे टॉप पॉइंट है, वहां पर उनका एक लगाया गया प्लेक्यू। प्लेक्यू क्या होता है, एक ऐसे प्लेट नहीं होती, ठीक है, जैसे आप अपने घरों के बाहर प्लेट लगाते हैं। आप लोग बड़े सारे मंदिरों में गए होंगे, मंदिरों में तो बहुत सारे गुरुद्वारों में, चर्चों में, मतलब जहाँ पर भी आप गए हैं, बहुत सारे लोगों के नाम से प्लेट लगी होती है कि इसकी याद में ये दान दिया गया, इसकी याद में ये दान दिया गया, इसकी समृद्धि में। जरूरी नहीं कि मतलब वो मरने के बाद ही दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी जिसने दान दिया उनके नाम लिखे होते हैं। वैसे ही नीरज चोपड़ा जी को सम्मान देने के लिए, नीरज चोपड़ा जी को सम्मान देने के लिए फेमस आइस प्लेस जिसका नाम जुंग फ्रेंजॉच है, जिसे टॉप ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, स्विट्जरलैंड में, वहां पर नीरज चोपड़ा जी का एक प्लेक्यू लगाया गया है। देखो ये आप लोग देख रहे होंगे, नीरज चोपड़ा जी खड़े हैं अपने प्लेक्यू के साथ। ये इनके लिए, इनको सम्मान देने के लिए प्लेक्यू, इनकी नंबर प्लेट, इसके नेम प्लेट इनकी यहाँ पर लगाई गई। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड के टॉप ऑफ द यूरोप पॉइंट है जिसका नाम जंग फ्रेंजॉक है, वहाँ पर ये नीरज चोपड़ा जी के सम्मान में ये फ्लैग लगाया गया है। ओके, आगे बात करते हैं। ये तो सभी ने देखा होगा, अंडर 19 मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप। अंडर 19 मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप जीता किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने जीता किसको हराकर, इंडिया को हराकर। हुआ कहाँ पर था, ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया चौथी बार ये टाइटल जीत रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया को हराकर ये खिताब जीता है। ठीक है, ये हुआ कहाँ पर था, अंडर 19 मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप। ओडीआई पता है ना, वनडे इंटरनेशनल, ठीक है, 50-50 ओवर वाला। तो ये वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप अंडर 19 मेंस वाला, ये कहाँ पर हुआ था, साउथ अफ्रीका में। जीता किसने, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया ने जीता, किसको हराया, इंडिया को हराया। क्लियर।
ध्यान से देख लेना थोड़ा सा। इंडिया को हराया, ऑस्ट्रेलिया ने जीता अंडर 19 मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप। आगे बात कर लेते हैं हमारे डेज। पल्सेस डे 10 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका थीम पल्सेस नरिशिंग सॉइल एंड पीपल। पल्सेस नरिशिंग सॉइल एंड पीपल। पल्सेस डे, वर्ल्ड पल्सेस डे मनाता कौन है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। कहाँ पर है? रोम इटली में, जिसका हेडक्वार्टर है। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मनाता है वर्ल्ड पल्सेस डे। कब मनाता है? 10 फरवरी को। यूनानी डे, ये तो याद ही होगा। योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी पढ़ाया था ना। आयुष, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, तो उसी में से यूनानी आया था ना। यूनानी डे 11 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सा डे? यूनानी डे 11 फरवरी को मनाया जाता है। और रेडियो डे 13 फरवरी को। 13 फरवरी को रेडियो डे मनाया जाता है, जिसका थीम रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, entertaining and educating. Radio a century informing, entertaining and educating. That is the theme of World Radio Day. क्लियर है? ये सारे के सारे डेज, सारे के सारे न्यूज़ फरवरी के वीक 2 के थे, जिसको मैंने आराम से एक एक करके आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन, नए सेशन, नए न्यूज़ के साथ, फरवरी के वीक 3 के साथ। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल।